हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल लोकल चैनल स्टडी विद आदित्य में। आज हम लोग सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो चलिए समय बिल्कुल न गंवाते हुए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं होता है? इसके ऑप्शंस हैं संवेगों की अधिकता, बी संचय की प्रवृत्ति, सी कल्पना की बहुलता या डी मानसिक विकास। ऑप्शंस आपको ठीक से देखने होंगे अगर आप ये आंसर जानना चाहते हैं कि इसका क्या होगा। पहला है संवेगों की अधिकता यानी इमोशंस। तो किशोरावस्था में इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है संचय करने की प्रवृत्ति, तो यानी चीज़ों को आपके पास संचय करने या स्टोर करने की प्रवृत्ति किशोरावस्था में नहीं होती, ये बाल्यावस्था में होती है। बच्चा अपनी पसंद की चीज़ों को स्टोर करके रखता है अपने पास। तीसरा ऑप्शन है कल्पना की बहुलता। कल्पनात्मक होते हैं बच्चे किशोरावस्था में, और मानसिक विकास उनका किशोरावस्था में होता है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, संचय की प्रवृत्ति। हमारा अगला सवाल है, जॉन डीवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? ऑप्शन ए प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद या ऑप्शन डी प्रकृतिवाद। तो जॉन डीवी जो है वो प्रयोजनावाद या प्रयोजनवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने स्कूल को प्रोग्रेसिव स्कूल कहा था और उसे एक समाज का लघु रूप कहा था। तो इस तरह से ऑप्शन ए प्रयोजनवाद होगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए विषय केंद्रित, ऑप्शन बी कोर पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी बाल केंद्रित या ऑप्शन डी पुस्तक आधारित। तो प्राथमिक स्तर यानी 1 to 5, 1 to 5 में जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो विषय केंद्रित नहीं और कोर पाठ्यक्रम भी नहीं और न ही पुस्तक आधारित, वो होना चाहिए बाल केंद्रित। सिर्फ प्राथमिक स्तर पर ही नहीं, माध्यमिक स्तर पर भी पाठ्यक्रम जो होता है वो बाल केंद्रित ही होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन सी बाल केंद्रित होगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा हम किसे कहेंगे? ऑप्शन ए शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, ऑप्शन बी ज्ञान को लघु पदों में बांटना जिससे बालक सरलता से सीख सके, ऑप्शन सी पाठ की कठिन बिंदुओं को हटा देना या ऑप्शन डी अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक के हिसाब से शिक्षा। बालक अगर पढ़ने में तेज है तो आपको उसके हिसाब से खुद को बदलना होगा, अगर वो पढ़ने में स्लो है तो उस हिसाब से आपको पढ़ने की विधि, पढ़ने की जो तकनीकी है उस पर परिवर्तन करना पड़ेगा। ऑप्शन इसमें से क्या है? शिक्षक को बालक के स्तर तक आना, ये आवश्यक है, लेकिन बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसमें क्योंकि बालक के स्तर तक आना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कि इसमें और ऑप्शंस हैं क्या जो इसके लिए फिट बैठते हैं। ऑप्शन बी है ज्ञान को लघु पदों में बांटना जिसे बालक सरलता से सीख सकता है। ज्ञान को लघु पदों में बांटना है, परंतु बाल केंद्रित शिक्षा इसका अर्थ नहीं होता, वो कुछ और है। ऑप्शन सी पाठ की कठिन बिंदुओं को हटा देना, लेकिन कठिन बिंदुओं को अगर हम हटाएंगे तो बच्चा किस तरह से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? वो सिर्फ सरल ज्ञान प्राप्त करेगा। ऑप्शन डी है अध्ययन करते हुए कि बालक कैसे पढ़ेगा, हमें यह अध्ययन करते रहना है या पढ़ाते समय बालक कैसे पढ़ेगा या कैसे सीखेगा, इस तरह की परिस्थितियां हमें उत्पन्न करनी पड़ेंगी। ये होगा बाल केंद्रित शिक्षा का सही तात्पर्य, यानी ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्वावलंबी बनाना, ऑप्शन बी शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना, ऑप्शन सी तत्व ज्ञानी बनाना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बुनियादी शिक्षा यानी वर्धा शिक्षा योजना जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, जिसे हम लोग जानते हैं कि उसमें शिल्प आधारित शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था, बहुत ज़्यादा कहा गया था, मातृभाषा पर आधारित शिक्षा देने की बात की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। उसी में उन्होंने 3H हैंड, हेड और हार्ट के बारे में कहा था। तो उसमें जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो था बालक को स्वावलंबी बनाना, यानी रोजगार परक शिक्षा देना, जिससे कि वो अपना रोजगार जो है खुद ही सृजन कर सके। जैसे अभी की परिस्थिति जो है हमारे चारों ओर बेरोजगारी है, तो इस तरह की शिक्षा अगर हमें मिली होती तो हम कुछ ना कुछ व्यवसाय करते या कुछ भी करते, परंतु बेरोजगारी नहीं आती किसी के जीवन में। तो इस तरह से स्वावलंबी बनाना होगा इसका सही उत्तर।
अगला सवाल है, किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे को अनुशासन सिखाना। ऑप्शन बी, बच्चे को वस्तुओं का भौतिक ज्ञान देना। ऑप्शन सी, खेल खेल में शिक्षा देना। या ऑप्शन डी, बच्चों के मनोरंजन और रुचि की शिक्षा। तो किंडरगार्टन पद्धति यानी केजी, प्ले स्कूल्स में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है वो है किंडरगार्टन पद्धति। तो आप देखेंगे कि प्ले स्कूल्स में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, यानी ऑप्शन सी में है खेल खेल में शिक्षा, ये होगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, शिक्षा में नवाचार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, शिक्षण प्रशिक्षण से। ऑप्शन बी, विद्यापीठ शिक्षा से। ऑप्शन सी, अध्यापक से। या ऑप्शन डी, शिक्षण में नवीन प्रयोग से। तो नवाचार यानी नोवेलिटी, जिसमें कुछ नया करना, कुछ नवीन चीजें करना, कुछ यूनिक करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण में नवीन प्रयोग, कुछ नए नए प्रयोग शिक्षण में करना जिससे नवाचार आएगा। जैसे क्या हुआ 21वीं सदी में शिक्षण में क्या नवाचार आया कि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और ये कारगर साबित हुआ, शिक्षा में एक क्रांति आ गई इससे। तो ये होगा शिक्षण में नवीन प्रयोग से, ऑप्शन डी उसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 3। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस। और इसके 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? 3 चर इसमें होते हैं। सबसे पहला जो केंद्र में होता है वो है बालक या छात्र, और दूसरा है अध्यापक, तीसरा होता है पाठ्यक्रम। यानी एक त्रिभुज है जिसमें एक तरफ है शिक्षक, एक तरफ छात्र और दूसरी तरफ पाठ्यक्रम, यानी ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, समय की पाबंदी। ऑप्शन बी, कर्तव्यनिष्ठ होना। ऑप्शन सी, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। या ऑप्शन डी, सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला होना। तो इसमें आप देखेंगे इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लगभग चारों ऑप्शन हमें ऐसा लगता है कि चारों सही है। उसमें से जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा आपको उसको चूज करना है। तो टेट में यानी सीडीपी के सवालों में जब विषय वस्तु से जुड़ी हुई कोई चीज आएगी या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करने के लिए अगर कुछ ऑप्शन रहा तो वो ज्यादा होने के चांसेस हैं। और खासकर रटना, दंडित करना, शक्ति दिखाना, ये सब हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो ये सब नहीं आएगा। इसमें ऑप्शंस है समय की पाबंदी। तो समय का पाबंद होना अध्यापक के लिए जरूरी है, लेकिन क्या इसी ऑप्शंस में उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट है? चलिए देखते हैं। कर्तव्यनिष्ठ होना, कर्तव्यनिष्ठ होना अपने लिए वो अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव भी हो जाता है अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है एक शिक्षक के लिए अगर वो एक अध्यापक सफल अध्यापक होना चाहता है। तो इस वजह से इसका इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा आवश्यक गुण हो जाएगा विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। ऑप्शन सी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आज का अंतिम सवाल है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी फ्रायड या ऑप्शन डी एडलर। तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम या मनोविश्लेषणवाद का जो प्रतिपादन किया है वो है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन सी ये होगा इसका सही उत्तर। इन्होंने इसमें अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया, जिसमें इन्होंने मन को 3 भागों में बांट दिया था, अहम, उपाहम और पराहम। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। तो इस तरह से आज के सीडीपी के हमारे 10 सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। अगली वीडियो हम जल्द ही लाएंगे और इस तरह की वीडियोस की अपडेट आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो आते साथ ही आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।